बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, वैसे तो फार्म 47 और फार्म 45 का जो तनाज़ा आम इंतखाबात 2024 के बाद पैदा हुआ और इन इंतखाबात के नताइज को इसके ऊपर एनालिसिस करना, इसको एनालाइज़ करना या इन नताइज की बुनियाद के ऊपर अगले इंतखाबात को प्रिडिक्ट करना एक मजाक है। मैं इसको संजीदा नहीं लेता और ना ही, क्योंकि जिस इलेक्शन के नतायज ही सारे मनगढ़ंत और रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के अंदर बनाए गए हों, उन नतायज को आप किस लेवल के ऊपर जाकर, मतलब किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये हकीकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अवाम के वोटों की हकीकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है और ये सब कुछ बदकिस्मती से हमारे सामने हुआ। हम इसके तारीख के इसके विटनेस हैं। लेकिन एक फार्म 45 का एक नया तनाज़ा पैदा हुआ है और इस तनाज़े के बाद एक और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं उनकी तब्दीली का इम्कान पैदा हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से फ़ैसला भी महफूज कर लिया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने 6 नाम जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको भिजवा दिए हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये शामिल हुई है कि एक खबर आ रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा शायद दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक उनकी दोबारा तैनाती का जो बाब है वो ख़त्म हो चुका है। इसकी डिटेल्स क्या हैं वो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। आम इंतखाबात 2024 पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात थे जो कि 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद हुए। 1 साल और तकरीबन 3 महीने इन इंतखाबात को मुकम्मल होने वाले हैं और लेकिन अभी तक इन इंतखाबात के मुतनाज़गी जो मुतनाज़ा हुए वो ख़त्म नहीं हुए और अभी तनाज़ात का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतालिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक स्टैंड लिया। उन्होंने फार्म 45 और जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आए उनका, और जो उम्मीदवारों को मिले और जो हुकूमती जमातों को मिले उनका उन्होंने मैच करना शुरू किया। जब जैसे ही वो मैचिंग की तरफ गए तो फिर हमने देखा कि पूरा हमारा जो सिस्टम है, पूरा हमारा जो निज़ाम है वो जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ हुआ। उनकी जाली मुबैना जाली डिग्रियाँ निकाल दी गई कि वो जाली डिग्री वाले हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जाली डिग्री वाले हैं। उनको बिल्कुल हटा दिया गया और उनसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ख़त्म करके उनकी जगह के ऊपर जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा साहब जो हैं वो उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया गया और उनसे ये तीनों केसेस ख़त्म कर दिए गए, वापस ले लिए गए, क्योंकि ख़तरा पैदा हो चुका था, खदशा पैदा हो चुका था कि जो डील्स हुई थी इन इंतखाबात की, इन हलकों के जीतने की, वो ख़राब हो जाएंगी। और फिर ये सिलसिला चल निकला तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रिब्यूनल से नतायज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो एक और नया तनाज़ा इसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी कि फार्म 45 की बेस के ऊपर शुरू हो चुका है और ये तनाज़ा NA 251 का है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये तनाज़ा पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी उनके सरबराह की नशस्त है और उनके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं सैयद समीउल्लाह, उनकी नशस्त है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अभी तक भी जिस वक्त नतीजा आया था फार्म 47 का, उसके मुताबिक जो PKNAP यानी कि पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह हैं सरदार खुशहाल खान काकड़, वो जीत गए हैं और जो सैयद समीउल्लाह थे जमीयत उलमा इस्लाम की, वो उसके मुताबिक हारे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन चंद दिन बाद जब फार्म 49 जारी करता है, ज़ाहिर है कंसल्टेशन होती है, रिकाउंटिंग की भी अगर एप्लीकेशन होती थी वो उसको इंटरटेन किया जाता है और उसके बाद जो पोस्टल बैलेट पेपर्स हैं उनको भी शामिल किया जाता है और हतमी नतीजा जब बनाया जाता है तो फिर उसमें सैयद समीउल्लाह साहब जो हैं वो जीत जाते हैं और खुशहाल काकड़ साहब जो हैं वो हार जाते हैं। और जब वो हारते हैं तो इनकी हार और जीत का जो मार्जिन है वो सिर्फ 93 वोट्स का होता है। सिर्फ 93 वोटों से सैयद समीउल्लाह साहब जो हैं JUI के, वो रुकन कौमी असम्बली बन जाते हैं। अब रिकाउंट की एप्लीकेशन दी जाती है, ट्रिब्यूनल से रुजू कर दिया जाता है और ट्रिब्यूनल चंद दिन पहले
एक हुक्म जारी करता है 22 मई को कि इस जो 22 पोलिंग स्टेशंस को मार्क किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो फार्म 45 यानी कि खुशहाल काकड़ साहब की जो प्ली थी कि जो फार्म 45 हमें जारी किए गए हैं उनको, और जो फार्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं या फिर जिससे नतीजा मुरतब किया गया है, उनको मैच करें। जब आप मैच करेंगे तो फिर आपको कहानी समझ आ जाएगी। मतलब वही कहानी, वही सेम स्टोरी जो कि इस्लामाबाद की ट्रिब्यूनल के अंदर है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मोस्टली एप्लीकेशंस हैं ट्रिब्यूनल से मुतालिक, उनके अंदर है। तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोयटा के हैं जस्टिस आमिर राना, उन्होंने ये प्ली मान ली और उन्होंने रिकाउंटिंग का आर्डर दे दिया। और इतलात ये आ रही हैं कि रिकाउंटिंग की रिपोर्ट्स भी अब तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और उनमें खुशहाल खान काकड़ साहब जो हैं वो उनके वोट्स ज़्यादा हैं और चांसेस ये हैं कि हो सकता है खुशहाल काकड़ साहब जो हैं वो सीट दोबारा हासिल कर जाएं। लेकिन जैसे ही ये तनाज़ा शुरू हुआ, या फिर यूँ कहें जब रिकाउंटिंग के आर्डर दिए 22 पोलिंग स्टेशंस के, तो JUI के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में 3 तारीख को इसकी केस की पहले समाअत हुई, फिर एक समाअत आज हुई। पहले ये कहा गया कि कमीशन ने कहा कि आप हमें वो ऑर्डर दें, रिटर्न ऑर्डर दें जिसके अंदर उन्होंने रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया है। तो JUI के वकील जो थे उन्होंने कहा कि हमारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ज़बानी ऑर्डर है। तो कमीशन ने कहा कि ज़बानी ऑर्डर के ऊपर हम स्टे ऑर्डर तो नहीं दे सकते। फिर आज वो रिटर्न ऑर्डर पेश किया गया। कामरान मुर्तज़ा साहब पेश हुए JUI की तरफ से, जो पीके नैब के उम्मीदवार थे वो भी उनके जो वकील हैं वो पेश हुए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की एक लंबी चौड़ी किस्म की समाअत हुई और इस समाअत में कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जस्टिस आमिर राना ने, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। उन्होंने कहा कि पहले इस केस के मेरिट्स के ऊपर सुना गया केस को और बाद में जो है वो रिकाउंटिंग का ऑर्डर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को जब इस केस की समाअत हुई तो उस वक्त जो खुशहाल काकड़ साहब हैं उन्होंने अपना जो तमाम पिटीशंस थी रिकाउंटिंग की वो वापस ले ली, इसलिए केस के मेरिट के ऊपर जो है वो दलाइल दिए गए। फ्रीकैन ने दलाइल दिए और उसके बाद फैसला रिज़र्व हुआ, और जब रिज़र्व हुआ तो फिर आर्डर जो किया गया वो केस के मुकम्मल फैसले का नहीं बल्कि 22 पोलिंग स्टेशंस के रिकाउंटिंग का जो है वो आर्डर कर दिया गया। इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, लिहाजा ये जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस इकरामुल्ला, जो कि JUI के ही नॉमिनी थे। उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 22 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड मांगा था और हो सकता है कि उन्हीं 22 पोलिंग स्टेशन के रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर उन्होंने रिकाउंटिंग का आर्डर किया हो। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के अलावा मेंबर सिंध ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जब एक कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी हो तो फिर वो कैसे कार्रवाई जारी रख सकते हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन के सामने जो PK नैब के उम्मीदवार थे, उनके जो वकील थे, उन्होंने कहा कि शुरू से ही हमारी प्ली यही थी कि जो फॉर्म 45 हमें दिया गया है या दीगर उम्मीदवारों को दिया गया है और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है उनकी मैचिंग की जाए। तो वो मैचिंग हुई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल ठीक हुक्म दिया है। बिल्कुल थिक मार्जन है, मतलब सिर्फ 93 वोटों का मार्जन है और इसलिए ट्रिब्यूनल तब्दील ना किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है और इम्कान ये है कि एक आध दिन में या फिर ईद के बाद जो है वो इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करे। इम्कान तो यही है क्योंकि एडजस्टमेंट की गई थी JUI की भी किसी न किसी सीटों के ऊपर और फिर हमने देखा कि जब जब भी ज़रूरत पड़ी है इस्टेब्लिशमेंट को या फिर इस हुकूमत को तो वहाँ से सपोर्ट ज़रूर मिली है JUI की तरफ से। तो ये कहानी भी शायद यही लगता है कि जैसे जहांगीरी की तरह इनसे भी केस वापस ले लिया जाए जस्टिस आमिर राना साहब से। तो दूसरी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से, कल स्टोरी सामने आई जैसे मैंने ब्रेक किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त लिखा है अपोजिशन लीडर को, मुलाकात के लिए बुलाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए। तो आज PTI की तरफ से अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा गया है और पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए अपने 6 जो नाम हैं वो उन्होंने प्रपोज़ कर दिए हैं। इन नामों में बैरिस्टर गौहर हैं, इसमें साहिबजादा हामिद रज़ा हैं,
इसमें सरदार लतीफ़ खोसा हैं, इसके अलावा जो शिबली फराज हैं, उसके अलावा अल्लाह भला करे आपका जो MWM के अलामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। और ये तमाम लोग जो हैं वो PTI के ही हैं। असद कैसर साहब भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये 6 लोगों के नाम जो हैं वो उन्होंने प्रपोज़ कर दिए हैं। JUI का किसी रुकन को इन्होंने शामिल नहीं किया। अब हो सकता है स्पीकर की तरफ से एतराज़ आ जाए या फिर स्पीकर उनसे ख़ुद नाम मांग ले, तो इनके 5 लोगों को एडजस्ट कर लें और एक उनका एडजस्ट कर लें, तो ये एक इशू बन सकता है। ये नाम जो है वो प्रपोज़ कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत कब इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देती है। एक और स्टोरी है कि नया चीफ इलेक्शन कमीशन से जुड़ती है। एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? एक ख़बरें ये भी सामने आई थी कि क्योंकि उम्र 68 साल होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, अहलियत के लिए, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस वक्त रिटायरमेंट के बाद भी 66 साल के हैं। लिहाजा एक बार फिर इनकी तैनाती के हवाले से ख़बरें गर्दिश करने लगी। लेकिन मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा की दोबारा तकर्री का जो बाब है, चैप्टर है, वो क्लोज़ कर दिया गया है। और बड़ा वाज़े अंदाज में कुछ हुकूमती और कुछ हुकूमत के अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने वाज़े अंदाज में ये कह दिया है कि सिकंदर सुल्तान राजा को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया जाएगा दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। इन्होंने पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2024 का जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया, जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन के प्रोसेस से मुतनफ़िर किया, जिस तरीके से सियासी जमातों के ख़िलाफ़ ये टूल के तौर पर इस्तेमाल हुए, इनको किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर इनको दोबारा तैनात करने की कोशिश की गई तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचेगा और कि कोई भी सियासी जमात मासवा मुस्लिम लीग नून के शायद इनको एक्सेप्ट ना करे। और गर्दिश ये भी कर रही है ख़बर कि शायद इस दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिंध से आएँ, क्योंकि पिछली दफ़ा ये वाले मौजूदा पंजाब से हैं। उससे पहले जो सरदार रज़ा साहब थे वो खैबर पख्तूनख्वा से थे। तो अब सिंध या फिर बलूचिस्तान में से किसी एक को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए दिया जाएगा। तो बलूचिस्तान की तरफ मामला जाता है तो फिर काजी फ़ायज़ की तरफ मामला जा सकता है, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उनकी भी मुखालफत की जाएगी। कुछ हमारे दोस्त हैं, सोर्सेज भी हैं, वो ये बताते हैं कि नाम आएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और तहरीक इंसाफ भी शायद उस नाम की हिमायत करे या फिर मुखालफत वो ना करें। इत्तेहाद का भी लाख फ़ही मख्तर गुजारा दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।